Hello, dear students. Welcome to our study on and wish you very good morning from the depth of my heart to all dear students, dear viewers, dear subscribers जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आज हम HBSC जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से जो अपकमिंग एग्ज़ाम 2024 कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने, जो बेसिकली क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। और बेसिकली हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो चैप्टर टू चैप्टर स्टार्ट की है, ठीक है। वन शॉट नहीं है। जो बेटा तरीका होता है केमिस्ट्री पढ़ने का वो ये नहीं होता कि आप 2 घंटे की वीडियो को वॉच कर लो और 2 घंटे की वीडियो को वॉच करने के बाद में कंप्लीट केमिस्ट्री सीख जाओगे। तो इट इज़ ए कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। अगर आप रियली में लर्न करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करिए, उनको सीखिए, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर बैठिए। नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी तो क्या होगा, आप नकल की तरफ भागोगे। तो ऐसा तो करना ही नहीं है हमको, आपको नकल तो करनी ही नहीं है। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद एक एक्सेप्शनल क्या सब्जेक्ट है। और चलो बाद में बातें करते हैं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ फॉलोइंग कैन सो नॉट सो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता होगा कि ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है क्योंकि हमारे पास 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती हैं। पहला आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया, और पॉलीमराइजेशन हो गया आपका। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्ट्रक्चरल के। जबकि स्टीरियो के हमारे पास ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन इसमें से शो नहीं करेगा, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये होती है कि अगर मैं मिरर के अंदर इमेज को देखूं, है ना, अपनी नहीं, इन कंपाउंड्स की मिरर इमेज देखूं, यहाँ पे बनाने जाऊं, तो मेरे पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट दिखना चाहिए। लाइक जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने जाओगे तो मेरे पास ई एन इधर की साइड भी है और ई एन इधर की साइड भी। थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ इसे मैं। ई एन इधर की साइड भी, ई एन इधर की साइड भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसे चेंज करूँगा, लेफ़्ट को राइट में चेंज करूँगा, मैं लेफ़्ट को राइट में चेंज करूँगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा नहीं ऊपर का नीचे नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप शीशे के अंदर देख रहे हो अपनी इमेज तो आपकी टांगें ऊपर हो जाती हैं और मुंह नीचे हो जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सुपर इम्पोज होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें मिरर इमेज बनेगा आपका, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बाकी में सभी में मिरर इमेज बन सकती है, इसमें आइडेंटिकल ही होगी। अगर आप बनाने जाओगे मिरर इमेज को तो इसमें कोई दूसरा हमारा आइसोमर नहीं बन रहा है, इसीलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला, ठीक है। सिंपल, आपको मिरर इमेज फॉर्म करनी है। और वैसे भी आपका क्या है, ये सिस नहीं ट्रांस है, क्योंकि हमारे पास आइसोमेरिज्म के अंदर एक सिस होता है जहाँ पर 2 ग्रुप पास पास होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रांस होगा या फिर सिस होगा, बिल्कुल इसमें होगा ट्रांस। क्या होगा, ट्रांस, क्योंकि जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ग्लाइसिनेटो। आपको पता होगा ग्लाइसिनेटो है, ये क्या चीज़ है, ग्लाइसिनेटो, जिसको हम ग्लाइसिनेट बोलते हैं ना। ये आपका मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, बाइडेंटेट है। क्योंकि बाइडेंटेट में आपका अनसिमेट्रिकल जो लिगेंड है आपका वो यही है, कौन से वाला, इसकी जो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है NH2। इसके पास NH2 के पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ से हमारे पास ये CH2, फिर आपका C डबल बॉन्ड O और ये O-, ठीक है। O- के पास भी लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर होता है आपका कोई सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा,
तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन गया और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन गया। तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2। सो इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिनकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। मतलब डोनर साइड कितनी होती हैं, 2 डोनर साइट। क्या होती हैं, 2 डोनर साइट होती हैं इनकी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा। दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये तो आपका अनसिमेट्रिकल है बिकॉज इसको मैं बीच में से कट करूँगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेपरेट मिलते हैं। एक ऑक्सीजन डोनर साइट और दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। वहीं पर एक इम्पोर्टेंट भी है बाइडेंटेड लिगेंड, अगर मैं उसको डिस्कस करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होता है NH2 CH2 CH2 और ये होता है NH2 जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमाइन। यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन की 2 डोनर साइट होती हैं जो इस सेंट्रल मेटल एटम को 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर डेंसिटी को कितना शो करते हैं, 2 शो करते हैं। ठीक है, सो आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम CM में किसकी तरह काम करता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, और इसको तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह काम करता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह काम करता है, एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। और जो ये लुईस एसिड होता है वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो लुईस एसिड होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, लाइक जैसे आयरन होता है, इसके पास 3D के साथ यहाँ पर क्या होता है, 3D के साथ यहाँ पर 4s होता है। 3D ऑर्बिटल होते हैं, 4s होता है, 4p होता है और 4D के भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक dxy dy dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके नॉन एक्सियल और एक्सियल कॉम्बिनेशन। तो इनके अंदर लाइक जैसे CN है, CN यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक बना दिया, यहाँ पर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, इस टाइप से चलता रहता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो क्या होता है, लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस। जैसे यहाँ पर अगर मैं NH2 की बात करूँ तो NH2 यहाँ पर एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और ये मेटल है लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि NiCO का होल फॉर 2+। इसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोई वही नहीं है इसमें, औचित्य आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जिसका यहाँ पे पूछा गया उसको अपन X मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 हैं आपके पास CO जिसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, और कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका 0 हो गया और नेट चार्ज कितना शो कर रहा है, +2। यहाँ पर आपको ये तो 0 हो जाएगा, X की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, +2। सो राइट आंसर दैट इज +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन CONH3 का होल 6 3+ एंड COF6 3- R। ठीक है, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा। हमारे पास यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं। पहला जो कंपाउंड है आपके पास वो आपको दिख भी रहा होगा और मैं दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ आपको। पहला जो कंपाउंड है, कहाँ पे कलर गया, ये रहा। पहला जो कंपाउंड है आपके पास वो है CONH3 का होल 6 और यहाँ पर लगा देते हैं अपन 4 3+ लगा दिया। अच्छा, दूसरा जो अपने पास कंपाउंड है वो कंपाउंड है अपने पास COF6 और आपका ये COF6 और यहाँ पर चार्ज कितना लगा हुआ है, -3। ठीक है, 2 कंपाउंड है मेरे पास ये। अब देखो यहाँ पे आपको भी पता होगा कि जो यहाँ पर कोबाल्ट है इसके साथ यहाँ पे जो अटैच है ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जहाँ पर आपकी पेयरिंग अगर होती है, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है उनकी होती है पेयरिंग, जबकि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग अकर नहीं होती है, नॉट पेयरिंग, है ना, पेयरिंग नहीं होती है। तो अगर आपको नहीं पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्ट्रेंथ याद रख सकते हैं। आई बोट सम कलरफुल स्वीट्स टू नैनसिंग कंटेनिंग कलरफुल वाटर।
नैन्सी ने इन दिनों प्यार नहीं करना कोई। ठीक है, तो ये हमारी एक फ्रेज बना रखी है हमने, जिसके अकॉर्डिंग आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि कौन से लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होगी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम किस वाले लिगेंड की होगी। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें आपकी पेयरिंग होगी। सबसे पहले जो हमारा दायित्व बनता है वो बनता है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जो सेंट्रल मेटल एटम है। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल लिगेंड एंड द चार्ज ऑन देम दैट इज़ 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर +3, तो नेट चार्ज कितना बनेगा कोबाल्ट के ऊपर, +3। यहाँ पर -1 होता है एक फ्लोरीन का, -6 इसका हो गया, इधर जाएंगे तो +6 और यहाँ पर -0 तो प्लस के कितना आएगा 3 आएगा। दोनों साइड आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का, वो है आपका +3। तो आपको पता है कोबाल्ट जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3D कितना बोलो, 7th एलिमेंट है ना, तो 3D7 4s2 यही होता है। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लस का 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इसने बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए होंगे, 2 तो ये वाले और एक यहाँ से किया है, तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे होंगे बताओ, 2 तो ये गायब हो गए यहाँ से, अरे ये पूरा ही गायब हो गया, चलो लिख देंगे दोबारा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक तो यहाँ से गायब हुआ है और 4s के अंदर एक भी नहीं बचा। अच्छा, इसके पास 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन ऑर्बिटल की शेप बनाने जाऊँ तो आपको भी पता है 3D की जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, तो हम यहाँ पर बनाते हैं 5 डब्बे। कितने बनाते हैं, 5 डब्बे। हमने बनाए यहाँ पर 5 डब्बे। ठीक है, ऐसे बनाया 1 2 3 4 और 1 5, ये तो CDC बन गई है ना। उसके बाद ये तो हो गया आपके पास 3D। दूसरी बार बनाते हैं हम 4s, ये 4s बन गया। 4p में अब आपका 4x px py pz होता है, तो ये बन गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, 4p और इधर की साइड मैंने बना दिया 4d भी ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 और 1 5। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो इसके अंदर 6 हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर क्या होगी, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पर। ये आपका कौन सा है, 3D, ये कौन सा आपका 4s, ये कौन सा आपका 4p और ये कौन सा आपके पास 4d। अब यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड क्या करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देंगे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये बन गया। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, अगर इनको मैं इंटरमिक्सिंग करूँ बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से वाले हैं, ये वाले। कौन से वाले हैं, ये वाले ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और जो ये वाले ऑर्बिटल हैं आपके, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं आपके, इसमें आपके डी के कितने हैं, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं भैया, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डी के तो हैं आपके 2, एस का है 1 और पी के हैं कितने, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन बन गया, अरे यार सॉरी ये तो रॉन्ग हो गया, चलो कोई नहीं दोबारा करते हैं। मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा डी के तो हो गए कितने यहाँ पर 2, एस का कितना होगा 1 और पी के हो गए 3। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन गई DsP3, जहाँ पर आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो इसमें आपको अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे बिल्कुल। यहाँ पर भी तो पेयरिंग हो ही रही है, जो लिगेंड बना रहे हैं यहाँ पर, लिगेंड जो यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं उनकी तो पेयरिंग हो ही रही है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पर। एक साइनाइड ये हो गया है ना, सॉरी NH3 एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। ठीक है, तो 6 NH3 हैं आपके पास जो यहाँ पे लिगेंड्स को
लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पर जो पेयरिंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग हुई है, जहाँ पर आपकी पेयरिंग हुई है और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है 0। तो इसके अंदर तो है 0, ठीक है, कितना आया है 0। अब इसके अंदर कोई ऑप्शन दिख रहा है 0 वाला? हाँ दिख रहा है 0 वाला। ये बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार दूसरा जो हमारा है COF3 है, COF6 3 है, जहाँ पर फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आता है। क्या पेयरिंग नहीं होती है, आपको भी पता पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो कितने निकलेंगे ये देखने वाली बातें होंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लो ताकि हम दूसरे कंपाउंड की ओर देखें और वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें। तो ये 1 नंबर का नहीं, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अपन इसको इरेज कर देते हैं एक बार, आपने कर लिया होगा। तो इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ये इरेज कर दिया, ये वाला डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं COF6 की बात कर रहे हैं। आपको भी पता है यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना कर रहा है यहाँ पर, सॉरी, कोबाल्ट का जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 3D कितना है 6, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। अब इनकी शेप्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शेप बनाएंगे अपन। तो ये आपका 3D हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन्स इजीली विजिबल हों इसके अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया ये वाला। उसके बाद यहाँ पर ये 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बनाते हैं अपन 4d, बन गया। अच्छा बन गया तो ठीक है। यहाँ पर कितने डब्बे, 5, 2 3 और 1 4, 5 डब्बे। यहाँ पर तो एक ही, यहाँ पर ओह सॉरी, ये क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 डब्बे बन चुके हैं। यहाँ पर 3 डब्बे, 1 2 3। इधर की साइड भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4D भी बनाना पड़ेगा, 1 2 अरे यार सॉरी, बार बार क्यों मिस्टेक हो जा रही, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में टाइम लग रहा है तो इसीलिए थोड़ा वेट करिए आप, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स को बनाना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अच्छा चलो, यहाँ पर आपको पता है ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, ये आपके पास कौन सा है 3D, ये कौन सा आपके पास 4s, ये कौन सा है 4p और ये कौन सा है 4d। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग नहीं होगी, वो आपके फिलिंग जो होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होगी। हुन्स रूल ने बोला था कि पहले आप सिंगल सिंगल भरिए, तब अगर ज़्यादा हैं तो आप डबल डबल करिए उनको। तो यहाँ पर सिंगल हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6वां, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये है दूसरी ओर, अगर लिगेंड्स है आपका, तो लिगेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके अंदर नहीं बन सकता कि यहाँ पर ये 3 गुजर जाएंगे, नहीं, इसमें कितने होंगे, केवल और केवल 2, एक ही सिंगल रहेगा। डबल हो सकता है इन केस ऑफ अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करता है, लिगेंड शेयर करता है। तो यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा फ्लोरीन, चौथा, ये 5वां और ये आपका 6वां, ठीक है। तो एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ। और आपकी जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो हाइब्रिडेशन क्या बनेगी आपके पास, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली हाइब्रिडेशन, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो वाले। तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या बनेगी आपकी, एक तो यहाँ पर S का पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 कर रहे हैं यहाँ पर P के और D के कर रहे हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, क्योंकि बाहर के जो ये इनर वाला है और ये आउटर वाला है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका, ये आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये वाला बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता जैसे पहले वाला था, वो था आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है तो ये समझना कि वहाँ पर आपके पास जो लिगेंड्स होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, जबकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन स्टेट T2sp3 रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये तो अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है सभी। ये एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड, तीसरा और ये चौथा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 4। कितने हैं, 4। उसमें कितने थे, 0। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला। कौन सा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। करें मूव नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के आधार पर ही पूछा गया है। तो इसमें अब आपको ये तो पता होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग होती है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग नहीं होती है। तो पेयरिंग और नॉट पेयरिंग का ही चक्कर है और कुछ का भी नहीं है बाबू भैया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे बोला गया D4 है आपका और वीक फील्ड है आपका, क्या है, वीक फील्ड है। तो आपको मैं एक बता दूं, मेरे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ये स्प्लिट होते हैं अनसिमेट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में। एक ऊपर वाला पार्ट होता है आपका Eg वाला और नीचे वाला पार्ट होता है आपका T2g वाला, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये आपका T2g और ये क्या होता है, Eg होता है। अब इनके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, वो भी आपको पता होगा, है ना। जैसे D4 है और वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो मेरे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इस टाइप से होगा। ठीक है, पहले ये T2g भर जाएगा, फिर Eg, फिर वापस से दोबारा रिपीट करेंगे अपन। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे D4 के पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। ठीक है, D7 की बात कर रहे हैं हम, तो D7 में हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब हाई स्पिन का मतलब ये है कि वीक फील्ड लिगेंड ही काम कर रहा है। 3 हो गए, 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 और 1 3। कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 3। D5 की बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D5 में आपका क्या बन जाएगा, रुको यहाँ से मैं अपन इसको इरेज करते हैं ऐसे। ओ ये तो सारा पूरा इरेज हो गया। हाँ चलो कोई नहीं, हम दोबारा से इसको बना लेंगे। दोबारा से बाबू भैया इसको बनाते हैं। यहाँ पर 2 डब्बे बना लिए, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, और यहाँ पर बना लिए 3 डब्बे, 1 और ये 2 और 1 3, ये 3 डब्बे। अब हम क्या करते हैं, वापस से फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो भी D5। तो इसमें पेयरिंग होगी 1 2 3 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1। जबकि D6 की बात करें, किसकी बात करें, D6 की। अरे यार उल्टा हो रहा है ये, पहले वाला ही उल्टा हो गया। चलो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको बस। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो D5 की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। अगर हम बात करें अब किसकी बात करें, D6 की, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसमें भी पेयरिंग होगी, इसमें आपका 0 आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट विच इज द गिव मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की हाईएस्ट वैल्यू किस में मिलेगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू नेट इज इक्वल टू N+2 BM होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, बोर मैग्नेटोन, तो ये म्यू नेट का फॉर्मूला होता है, और म्यू नेट से आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एन की वैल्यू मैक्सिमम किस में दिख रही है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो एन की वैल्यू निकलेगी वो सबसे मैक्सिमम निकलेगी आपकी 4। तो 4 ही आपकी मैक्सिमम है। 4 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी मैंने, 4 + 2 BM। तो 4 2 6 हो गए, 6 4 कितने बनते हैं, 6 4 जा 24, √24। और √24 कितना बनता है, 525 होता है। तो ये 4.9 BM के समथिंग बनेगा, जो आपके पास हायर मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल रहा है। 7th क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि M मेरे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
कुछ इस टाइप का ड्रॉ करते हैं एक बार। इस टाइप का मेरे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई है सेंट्रल मेटल एटम, कुछ ये टाइप का। उसके बाद यहाँ पर एक 6 लिगेंड्स फॉर्म हो रहे होंगे। तो एक लिगेंड ये बन रहा है, दूसरा लिगेंड ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है। 4 लिगेंड बन रहे हैं, ठीक है। एक इसके ऊपर होगा और एक इसके क्या होगा, नीचे होगा। बस, अरे तू कहाँ भाग रहा है, ऐसे ही कितने होंगे, तू इधर हो जा साले, दिमाग खराब कर गया तू। ऐसे ही हूँ, तिरछा कैसे भाग रहा है यार ये। हाँ चलो अब ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक लिगेंड है उसके अंदर जो आपके पास एक ए है, एक बी है, एक सी है आपका, एक डी है, एक ई है और एक क्या है आपका एफ है। इस टाइप की संरचना है। वैसे आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इसमें जितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं वो कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं। क्या होते हैं, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसमें आपकी सिस की कितनी पोजीशन बनती है, 12 और ट्रांस की बनती हैं आपकी 3। तो टोटल कितना होता है आपका, 15 होता है। अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको फर्दर वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि कैसे आपके इनएंशियोमर काम करते हैं, कैसे इनएंशियोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा, कि इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं, पहला ही क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। इसमें ये ध्यान रखो कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे वो करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं स्ट्रक्चर मेरे पास सभी क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग मेरे को ज्योमेट्री फॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ज्योमेट्री फॉर्म करी कुछ इस टाइप की। एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, चारों के लिए बना रहा हूँ एक साथ, तीसरा ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का। ये आपका पहला वाला हो गया। पहले वाले के अंदर जो सेंट्रल एटम है आपका कोबाल्ट है, दूसरे के अंदर आपका क्रोमियम है, तीसरे के अंदर आपका कोबाल्ट है और चौथे के अंदर आपका कौन है, कोबाल्ट है। अच्छा जी, पहली जो ट्रांस कंडीशन है, ट्रांस कंडीशन के अंदर जो लिगेंड्स होती है, लिगेंड्स किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड की जो पोजीशन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी ज़रूरी है। किस डायरेक्शन में होनी ज़रूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में होनी ज़रूरी है। तो हम लिगेंड्स को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, वही जो सोचा था वही हो गया। 1 2 3 और ये 4 और ये भैया 4। हाँ, इसी टाइप से ये वाला हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना पॉज करता हूँ वीडियो को, बिकॉज ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए मैंने सभी को यहाँ पे लिगेंड्स को डिनोट करने वाले, यहाँ पर एरो होता है वैसे, ठीक है, इस टाइप से, लेकिन वो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू स्मॉल स्पेस मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना बस केवल, है ना। कोबाल्ट के संग यहाँ पर एक यहाँ पर पोजीशन होगी और दूसरी यहाँ पर पोजीशन होगी। 4 तो मेरे पास है NH3, एक NH3, दूसरा NH3 और ये यहाँ पर ड्रॉ कर देता है तीसरा NH3 और यहाँ पर ड्रॉ किया चौथा NH3। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन मेरे को यहाँ पे अटैच करने हैं। तो 2 क्लोरीन की जो पोजीशन होगी, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस बन गया आपका, ठीक है। अगर दोनों को मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर क्लोरीन लगा देता तो ये सिस बन जाता, दोनों पड़ोसी होते, दोनों यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, तो ट्रांसफॉर्म बनती है आपकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी मैं इमेज बनाऊँगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो ही नहीं करेगा, क्योंकि इधर का और इधर का तो चेंज नहीं कर ही नहीं सकता मैं, चेंज करूँगा भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इसका और इसका और इसका बात करें हम तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सेम ही है, दोनों इधर जाएंगे, तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। सेकेंड वन आपका CrH2O का होल 6 3+,
CrH2O का होल 6 3+। आपको भी पता है यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं हमारा। 6 हैं तो सभी जगह पर आपका कितने ऑक्सीजन होंगे, OH2, ठीक है, इस टाइप से होंगे। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा तो एक H2O, सभी जगह पर कौन होंगे, H2O होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड दिख ही नहीं रहा है भैया, तो आइडेंटिकल में तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद है ट्रांस CONH3 का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस। EN क्या होता है, EN आपका होता है इथाइलिन डाइमाइन, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से NH2 CH2 CH2 और ये NH2, ठीक है, जिसको हम कॉमनली EN से रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग इसको ET के नाम से भी कर देते हैं, ठीक है, NH2 ET NH2 इस टाइप से कर देते हैं। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, एक इथाइलिन ये हो गया डाइमाइन और दूसरा हो गया आपका ये वाला, दोनों हो गए। एक मुझे अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है क्योंकि ट्रांसफॉर्म है आपकी। तो यहाँ पर एक NH3 ऊपर लगा दिया मैंने और दूसरा NH3 कहाँ पर लगा दिया, नीचे लगा दिया। ये वाली पोजीशन चेंज होंगी तो क्या होगा, आपका सेम ही आएगा। तो इसमें कोई भी अंतर आना वाला है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, जिसमें सिस की बात कर रहा है। सिस होता है पड़ोसी, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट आपको किसी एक लिगेंड को यहाँ पे पड़ोस में रखना है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है ये NH3, क्या है, NH3, दो हैं, तो इसका जो दूसरा पड़ोसी होगा ना, एक ही प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए। NH3 और दूसरा ये NH3, दो NH3 हो गए। इधर की साइड से एक इथाइलिन डाइमाइन कुछ ऐसे बनेगा, बना दिया, और एक बनेगा आपका ये वाला, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी इधर, ये अब आपको इधर दिख रहा है, थोड़ी देर बाद कहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे इधर की साइड में दिखेगा, इस वाली पोजीशन के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बन सकती है, इसीलिए ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। वैसे हमारे पास किसी भी प्लेन से कट करने पर अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है तो ये समझ लेना कि वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, लेकिन ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि किसी भी प्लेन से आप इसे कट करोगे तो मेरे पास जो लिगेंड आएंगे वो सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट रिलेशन ऑफ ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स इन CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्सेस थे, 3 कॉम्प्लेक्सेस देखे थे हमने। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और एक था अपने पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि मेन रिपल्सन कौन से ऑर्बिटल करते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने होते हैं, ठीक है। यह आपने शायद पढ़ा भी होगा, और पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर आप बिल्कुल सोचे समझे बिना आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला होगा। कौन से वाला होगा, पहले वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पहला क्यों है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं वैसे तो आपको मुझे केवल और केवल 10 सेकंड ही लगेंगे, जितने भी MCQs मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बट लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। अगर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो वो आपको जाननी ज़रूरी है, और वो दो ही तरीके से हो सकती है। अगर आपने क्लासरूम के अंदर कोई आपको टॉपिक स्किप हो गया, कोई आपका कॉन्सेप्ट स्किप हो गया है, तो वहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो सके। अगर आपने पढ़ भी रखा है और आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख के दे दूँ यहाँ पर, तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको तुक्का मारने जैसा हो जाएगा, और तुक्के हमेशा हर क्वेश्चन में नहीं लग सकते, आपको भी पता है। अगर मैं एक MCQs करा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अटैच होती है, जो नेक्स्ट के जो फर्दर क्वेश्चंस होते हैं, और इवन मैं बात करूँ जो आपके चाहे वेरी शॉर्ट हो तो वो भी आपको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक MCQs की बहुत बड़ी वैल्यू होती है अपने आप में। जो इस चीज़ को समझ गया वो कंपटीशन लड़ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है। आखिर इस पर विचार कीजिए, क्यों हमारे पास जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, टेस्ट को कंडक्ट कराती हैं, वो MCQs को क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस देती हैं, आपको भी पता चल जाएगा क्यों देती हैं। देखो हमने स्प्रेडिंग जो पढ़ी थी अपनी, एक तो थी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर थी आपकी, ठीक है। दूसरी थी आपके पास ऑक्टाहेड्रल, और तीसरी थी आपके पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ठीक है। 3 स्प्लिटिंग हमने पढ़ी थी। अब इसके अंदर जो मेन ऑर्बिटल होते हैं रिपल्सन के, वो होता है आपका
डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है। खाली आपका यही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसमें जो स्प्रेडिंग होती है आपकी, सॉरी, जो आपको रिपल्सन होता है यहाँ पर, वो मेन रिपल्सन कौन से होता है, एक्सियल होता है। और एक्सियल में कौन होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है तो जेड एक्सिस का मिलना तो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, जेड एक्सिस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और एक ऑर्बिटल यहाँ पर मेन रिपल्सन शो करता है, और टोटल कितने होते हैं यहाँ पर, 4 होते हैं। ठीक है, तो 1/4 बन गया आपका एस क्यू, बन गया नहीं बन गया, डेल्टा एस क्यू, डेल्टा एस क्यू, डेल्टा एस क्यू। ठीक है, ये आ गया आपका। दूसरी ओर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है, साथ में यहाँ पर आपका एक ऊपर भी होता है, तो जेड एक्सिस के अंदर चला जाता है डी जेड स्क्वायर। इसमें आपका 2 आउट ऑफ कितने, 6 होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि आपका ऑक्टाहेड्रल में कितने कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं आपके लिगेंड, 6 होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और यहाँ पर भी कितने होते हैं, 4 होते हैं लिगेंड्स। तो आउट ऑफ आपको पता होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल में आपके नॉन एक्सियल होते हैं, और नॉन एक्सियल आपको पता होगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और एक होता है डी जेड एक्स। कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, आउट ऑफ कितने, कितने भैया, 4। तो यहाँ पर कितना बना, 3/4 डेल्टा टी, यहाँ पर बना 2/6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि एक दूसरे के कैसे ये रिलेट कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन कोबाल्ट। ये ग्लाइसिनेटो आयन है जो बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड क्लोरिडो है आपका, जिसको हम क्लोराइड बोलते हैं। वो क्लोरिडो बन जाता है क्योंकि आइड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आइडो के अंदर, या फिर इसको क्लोरो बोलते हैं। ठीक है, अपनी कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी के नेमिंग के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, सिंपल तो मैंने सभी बोले, लेकिन Gly का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आपका है Cl2 माइनस का 2 चार्ज। हाँ, अगर मैं इसका आईयूपीएसी पूछूँ तो आईयूपीएसी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बता दोगे इसके आईयूपीएसी, बता नहीं एक बार चलो वो तो ठीक है। नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन, लिगेंड्स, वो उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। अब आपको पता होगा ग्लाइसिनेटो होता है आपका, ग्लाइसिनेटो की जो स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस, और इसके पास लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर आपका NH2 है, क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, अपना ये तो आएगा इधर की साइड NH2, और यहाँ पर कौन आएगा, CH2। तो एक डोनर साइड तो ये वाली, दूसरी डोनर साइड ऑक्सीजन वाली, तो हमारे पास ये ग्लाइसिनेटो है। अगर ये एक 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो 2 कितने बनाएंगे बताओ, 4 बनाएंगे, 4 तो बनाएगा आपका ग्लाइसिनेटो, और 2 क्लोरीन बनाएगा, 4 तो कितने बन गए यहाँ पे, 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं बता देता हूँ आपको, मैं काफ़ी देर से प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का, लेकिन ऐसा कोई आ ही नहीं रहा, वहाँ पे मैंने बताया था। तो सिंपल आपको फ्रेज के रूप में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आई, जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है ना, आई बोट सम कलरफुल स्वीट्स टू नैन्सी। नैन्सी को कैसे किससे बोलेंगे हम, NO3 माइनस से। उसके बाद फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग CH3CO माइनस कंटेनिंग कलरफुल वाटर। कलरफुल को कैसे लिखेंगे, आपका C2O4
2- ऑक्सीलेटो, ठीक है। और यहाँ पर आपका H2। यहाँ तक तो जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ और ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नैन्सी NCS, ने NH3 और पायराडीन प्यार, इन दिनों नहीं को कैसे बोलेंगे, NO+, नाइट्रोसोनियम, करना साइनाइड और कोई मतलब कार्बोनिल। तो ये आपका आई बोट सम कलरफुल स्वीट्स टू नैन्सी फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग कलरफुल वाटर, नैन्सी ने प्यार इन दिनों नहीं करना कोई। तो इस फ्रेज में आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऊट पटांग की जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखने में थोड़ी सी यहाँ पर आसानी प्रदान करें, लेकिन हमें तो अपने क्वेश्चन से मतलब है। तो इसमें अकॉर्डिंग देख लो कौन सा आपका करेक्ट ऑर्डर होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए लिगेंड का। तो इसमें पहला ही होगा आपका, ठीक है, वो आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe, इसमें सॉरी गलत हो गया, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन K4 होगा यहाँ पर, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि Fe यहाँ पर ले लिया, फिर आपका FeCN का होल 6 और फिर आपका इस टाइप से हो सकता है, लेकिन हम इसको 4 एज्यूम करते हैं क्योंकि 4 K3 होता है या फिर K4 होता है, ये भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए आपका ये बाई मिस्टेक टाइपिंग में हो गया K4 है आपका ये। तो K4 की बात करें हम तो K4 आपका क्या चीज़, K4 FeCN का होल 6। सबसे पहले आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4 तो मेरे पास पोटेशियम और 1 का कितना होता है, 1 होता है। प्लस का मैंने यहाँ पर आयरन का X माना क्योंकि उसका तो मुझे निकालना है, 6 साइनाइड और 1 का -1 और नेट चार्ज 0। तो X की वैल्यू निकलती है यहाँ पे +2। मतलब आयरन का +2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 3D6 और 4s का 0 हो जाएगा क्योंकि 4s 2 होता है, वो पॉजिटिव चार्ज के संग चला गया। 4s के साथ 4p है और 4p के साथ यहाँ पर 4d है। साइनाइड पे बात करो, अब साइनाइड मैंने जस्ट पहले ही बताया आपको इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करेगा तो पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम बना लेते हैं यहाँ पे डब्बे। क्या बना लेते हैं, डब्बे। लेकिन मैं डब्बे करूँगा कहीं से कॉपी क्योंकि उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैं डब्बे कॉपी करने जा रहा हूँ। तो हम डब्बे कॉपी करते हैं यहाँ से, मैंने किए डब्बे कॉपी, बेटा कॉपी हो जाओ यहाँ से, ऐसे यूँ ऐसे यूँ, और इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इसको चेप देंगे हम आसानी से, कट कॉपी पेस्ट। कहाँ पे भैया, तो यहाँ पे। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ये भैया मुन्ना भैया आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे 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 कर दिया रिमूव, सभी को साले को रिमूव कर दो, कर दिया। ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रिमूव कर दो, ठीक है। ये 4s, ये 4p हो गया। दोबारा से आपको बता देते हैं हम यहाँ पे, अरे जल्दी चल जा बाबू। 4p हो गया आपके पास, और 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं इनको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। इसको भी अपन ने यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर भगा देते हैं, दूर भग जा भैया थोड़ी देर के लिए। ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसमें 3d6 और पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां, हो गया कंप्लीट। उसके बाद आती है लिगेंड की बारी। लिगेंड की अगर बारी आती है तो लिगेंड की जो फिलिंग होगी आपकी, वो एक लिगेंड तो यहाँ पर, दूसरा लिगेंड यहाँ पर, तीसरा लिगेंड यहाँ पर, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। एक साइनाइड यहाँ, दूसरा साइनाइड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ,
और इनको हम कर देते हैं सभी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स, जो ये वाले हैं कर दिए। जैसे इंटरमिक्स किए आपको पता चला, क्या पता चला भैया, आपको पता चला यहाँ पर कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना रहे में काम आ रहा है वो आपका डी के तो आ रहे हैं 2, एस का आ रहा है 1 और पी के आ रहे हैं 3, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया, D2sp3। सो अवर करेक्ट आंसर D2sp3, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बोलता भी है क्वेश्चन नहीं ना, लेकिन बुलवाते हैं इसके पास। क्या बोल रहा भैया बाबू, तो इसमें बोल रहा IUPAC नेम ऑफ K3FeCN का होल 6। आपको भी पता है ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है, बताओ, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है। और एन आयनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे आपका आयरन होता है उसको हम फेरेट बोल देते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का बाद में क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं हम, जिंकेट, प्लम्बेट, इस टाइप से लगा देते हैं, ठीक है। पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं, तो कैटाइन का हम नाम लिखेंगे तो मैंने लिखा पोटेशियम। एक चीज़ ध्यान रखना, IUPAC नेमिंग लिखते टाइम आपको कोई भी अक्षर के बीच में, कोई भी वर्ड के बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है। पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड 6 हैं तो इसको बोल दिया हेक्सा, साइनाइडो, या फिर इसको बोलते हैं हम साइनो, बोल दिया पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम फेरेट, और उसके बाद इसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3 है, वो आप निकाल सकते हैं। 3 पोटेशियम, 1 का 1 होता है, आयरन का यहाँ पर x माना मैंने, यहाँ पर 6, और 1 का होता है माइनस का 1, नेट चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू प्लस के 3 मिलेगा हमें। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका, ये वाला पहला, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिक पेयर शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा जोड़ा है, मतलब कौन से ऐसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हैं जो आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, बताओ फटाक से, तो बताओ, सोच लिया। तो अगर आपने सही सोचा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपने पास सी, ठीक है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है, और पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भैया, ये एक कंपाउंड है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक दोनों पार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। इसके अंदर और इसके अंदर चेंजेस क्या हैं, यहाँ पर कोबाल्ट के संग NH3 है, यहाँ पर क्रोमियम के संग क्या है, NH3 है, कोबाल्ट के संग साइनाइड है, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म होगी आपकी, जहाँ पर आपका ऐसा होता है, तो वो होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा ये तो नहीं पूछा था, गलत हो गया। दूसरे वाला, जहाँ पर वाटर आ जाए वहाँ पर तुरंत दिमाग घूमना चाहिए कि यार हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की आपको डेफिनेशन पता है, पता नहीं पता है, हाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या कहता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आपका बोलता है कि वाटर इज प्रेजेंट एज ए लिगेंड इन वन आइसोमर एंड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अनदर आइसोमेरिज्म। एक के अंदर तो लिगेंड के रूप में काम करना चाहिए, दूसरे के अंदर किसके रूप में काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए किसके रूप में, बताओ, हाँ किसके रूप में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है आपकी। अगर बाहर दिखता है तो आपको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होती है। जैसे मैंने बोला कि CuSO4 का CuSO4.5H2, तो यहाँ पर जो आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं पेंटाहाइड्रेट, है ना,
ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O हो गया, हेमीहाइड्रेट हो गया, जिप्सम का 2H2O डाईहाइड्रेट हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास है CO, इसको कर देते हैं इरेज, क्योंकि यही तो आपका आंसर है। अब बताना भी पड़ेगा क्यों ये ऐसा है। तो इधर ध्यान दीजिए, मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड जो दिख रहा है वो कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है CONH3 का होल 5 Br। Br दिख रहा है, बिहार नहीं BrSO4। और दूसरा जो दिख रहा है CONH3 का होल 5 SO4, और यहाँ पर ये Br। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये भीतर दिख रहा है Br, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भीतर है और यहाँ पर बाहर है, SO4 बाहर है, यहाँ पर भीतर है। NH3 का कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके आइंस दूँ तो वाटर के अंदर डालने पर अगर ये डिफरेंट आइंस देते हैं तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड होगा, ये कैसे आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे अपने आइंस के अंदर टूटेंगे वो बता रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे अपने आइंस को देंगे वो बता रहा हूँ। तो ये अपने पास CONH3 का होल 5, यहाँ पर आपका Br, जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसके अंदर आइंस ऐसे होते हैं, प्लस के आपका SO4 बाहर दिख रहा है 2 माइनस। इसको बैलेंस करने के लिए कितना आपका प्लस का 2 लगाना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर माइनस का 2 है तो प्लस का 2 बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो आइंस मिल रहा है SO4 मिल रहा है आपको, वहीं पे इसके अंदर जो आइंस मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा एक सॉल्यूशन के अंदर, वो मिलेगा आपको CONH3 का होल 5 SO4 माइनस, और साथ में Br माइनस, और ये आपका प्लस, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट, 1 प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपके पास किसी भी गाइड के अंदर दे रखे होते हैं, उनमें जो बैकबोन मानी जाती है वो यही क्वेश्चन होते हैं। तो टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बाकी लोग अपना ख्याल खुद रख रहे हैं। और टाटा बाय, सभी को जय हिंद, जय भारत। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, अगर आपको चाहिए कि HBC के दूसरी फैकल्टी फिजिक्स के साथ बायो भी आए, मैथ भी आए, तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल वो फैकल्टी के द्वारा लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बाय, सभी को जय हिंद, जय भारत।